सोनपुर एक ऐसा गांव था जहां के खेत हरे भरे थे और नदियां मीठे जल से भरी थी। इसी गांव में रहते थे हुकुम सिंह और काशीनाथ, दो ऐसे दोस्त जिनकी मित्रता को पूरा गांव सराहता था। बचपन से ही वे एक दूसरे के साये की तरह थे। एक के बिना दूसरे का जीवन अधूरा सा लगता। अरे काशी, जरा देख तो पेड़ पर कितने आम पके हैं। हुकुम छोटी सी उम्र में पुकारता और दोनों मिलकर पेड़ पर चढ़ जाते। कभी अगर कोई सताता तो हुकुम की मजबूत बाहें काशी की रक्षा के लिए तैयार रहती, और अगर पढ़ाई में हुकुम को कठिनाई होती तो काशी रात रात भर उसे समझाता। हुकुम भैया, तुम्हारे बिना मेरा क्या होता? काशी अक्सर कहता। मेरे भाई तू रहे तो मैं हूँ, हुकुम उत्तर देता। इस तरह स्कूल से लेकर खेतों तक दोनों एक दूसरे के साथ बड़े हुए, एक दूसरे के सहारे जिए। उनकी मित्रता के किस्से गांव के कोने कोने में मशहूर थे। एक बार जब काशी नदी में डूबने लगा, तब हुकुम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। फिर जब हुकुम की फसल सूखे से बर्बाद हो गई, तो काशी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने खेत का आधा हिस्सा उसे दे दिया। तेरे मेरे में क्या फर्क है हुकुम? उसने कहा था। तेरा दुख मेरा दुख, तेरी खुशी मेरी खुशी। जब दोनों जवान हुए तो संयोगवश उनकी शादियां एक ही दिन तय हुईं। गांव के लोग इसे किस्मत का खेल कह रहे थे। दोनों दोस्तों की शादी एक ही मुहूर्त में। बारात एक साथ निकली, मंडप एक साथ सजे और दोनों ने एक ही समय फेरे लिए। मुबारक हो हुकुम, मेरे दोस्त, मेरे भाई, काशीनाथ ने गले लगकर कहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। हुकुम ने भी काशी को गले से लगा लिया। तुम्हें भी मुबारक हो काशी मेरे यार, आज बहुत खुशी का दिन है। हम दोनों दोस्तों ने एक ही दिन शादी की है। उनके घरों में खुशियों का माहौल छा गया। दोनों के परिवार मिलकर रहने लगे, एक परिवार की तरह। और जैसे किस्मत ने चाहा, दोनों की पत्नियां एक ही समय गर्भवती हुईं। 9 महीने बाद काशी की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जबकि हुकुम के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। हुकुम ने अपनी बेटी का नाम चंदा रखा, चांद की तरह उज्जवल और सुंदर। जब दोनों बच्चे पालने में पड़े थे, एक शाम काशी हुकुम के घर आया। दोनों आंगन में बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और हवा में खेतों की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। हुकुम, काशीनाथ ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ काशी बोल। हुकुम ने अपने दोस्त को देखा। देख रहे हो किस्मत का खेल? काशीनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों दोस्तों ने एक ही दिन शादी की थी और हमारे यहाँ बच्चे भी एक साथ हुए हैं। लेकिन किस्मत का करिश्मा देखो हुकुम, मुझे बेटा हुआ है और तुम्हें बेटी। हुकुम ने मुस्कुराकर कहा। हाँ यह तो सच है, मगर इसमें खास क्या है? इसका मतलब समझ रहे हो? किस्मत हमें किस ओर इशारा कर रही है? काशी ने आगे कहा। मैं कुछ समझा नहीं काशी, तुम क्या कहना चाहते हो? हुकुम ने उत्सुकता से पूछा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। काशी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरा बेटा और तेरी बेटी, आने वाले समय में उनकी शादी हो जाए तो हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो जाएगी। हम सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रिश्तेदार भी बन जाएंगे। हुकुम की आंखें चमक उठीं। उसने काशी के कंधे पर हाथ रखा और कहा। वाह काशी, तेरे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है? यह तो बहुत अच्छा विचार है। हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलेगी। मेरी चंदा और तेरा बेटा वाकई अच्छा जोड़ा होगा। तो क्या हम अभी से उनकी सगाई कर दें? काशी ने उत्साह से पूछा। हुकुम हंसते हुए बोला। अभी से? अरे अभी तो दोनों पालने में हैं। कुछ तो शर्म कर। शर्म कैसी यार, हमारे बीच कोई पर्दा नहीं है। काशी ने कहा। मैं बस उनका रिश्ता पक्का करना चाहता हूँ ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। दोनों इस बात पर राजी हो गए और अपने बच्चों की शादी उनके जन्म के साथ ही तय कर दी। गांव के बुजुर्गों को बुलाकर दोनों परिवारों ने मिठाइयाँ बांटी और सगाई की रस्म निभाई। यह वादा है हुकुम, काशी ने अपने दोस्त का हाथ थामते हुए कहा। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, इनकी शादी होगी और हमारी दोस्ती पीढ़ियों तक चलेगी। वादा है काशी, हुकुम ने जवाब दिया। मेरी चंदा तेरे बेटे की ही होगी। समय के पंख होते हैं, ऐसा कहते हैं।
और यह सच भी है। 20 साल पलक झपकते ही बीत गए। छोटी सी चंदा अब एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। काले घने बाल, गहरी आंखें और सुनहरी त्वचा। उसका स्वभाव सूरज की किरणों की तरह था, उज्जवल और गर्मजोशी से भरा। गांव की हर लड़की उसकी तरह बनना चाहती थी और हर माँ उसे अपनी बहू बनाने का सपना देखती थी। काशी के बेटे, जिसका नाम दीपक रखा गया था, उसने भी जवानी में कदम रखा था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन खेती में उसकी ज्यादा रुचि नहीं थी। उसने पढ़ाई में मन लगाया था और शहर के स्कूल से 10वीं पास की थी। हुकुम का घर भी अच्छे से चल रहा था। उनके खेतों में फसल अच्छी होती और घर में सुख शांति बनी रहती। चंदा अपनी माँ के साथ घर का काम संभालती और कभी कभी पिता के साथ खेतों में भी हाथ बंटाती। लेकिन जीवन कभी एक ही राह पर नहीं चलता। एक दिन अचानक हुकुम की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वह लंबे समय से मधुमेह से ग्रस्त था, लेकिन इस बार हालत गंभीर थी। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। हुकुम अपने बिस्तर पर लेटा था, उसकी सांसें भारी थी। चंदा और उसकी माँ उसके पास बैठी थी, आंखों में आंसू लिए हुए। चंदा की माँ, हुकुम ने अपनी पत्नी का हाथ थामते हुए कहा, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। ऐसा मत कहो चंदा के पापा, उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा। आपको कुछ नहीं होगा, चंदा डॉक्टर को लेकर आ रही होगी। हुकुम ने कमजोर मुस्कान के साथ अपनी पत्नी को देखा। मैं जानता हूँ कि मेरा समय आ गया है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा और चंदा का साथ छोड़कर जा रहा हूँ। इतने में काशीनाथ अंदर आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। हुकुम, मेरे भाई, तू ठीक तो है ना? मैंने सुना तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। हुकुम ने धीमे से मुस्कुराकर अपने मित्र को देखा। मेरे दोस्त, अब इस दुनिया में मेरा ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे तेरा बड़ा दुख है, लेकिन मरने से पहले मैं अपने दोस्त को दिया वादा पूरा करना चाहता हूँ। काशी की आंखों में आंसू आ गए। क्या बकवास कर रहा है हुकुम? तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने शहर से बड़े डॉक्टर को बुलाया है, वह आ रहा है। इसी समय चंदा अंदर आई और उसके साथ डॉक्टर भी था। डॉक्टर ने हुकुम की हालत देखी, उसका बीपी और पल्स चेक किया और फिर गंभीरता से सिर हिलाया। यह अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। डॉक्टर ने धीमे से कहा, इन्हें बचाने का कोई उपाय नहीं है। हो सके तो इनसे अपनी बातें कर लें। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। चंदा चिल्लाई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हुकुम ने अपनी बेटी का हाथ थामा। बेटा चंदा, अपने आंसू पोंछ ले। मौत से कोई नहीं बच सकता। मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरे दिल पर बोझ की तरह है। चंदा ने अपने पिता की बात सुनने के लिए सिर झुका लिया। मैंने तेरे पैदा होते ही तेरा रिश्ता अपने दोस्त काशी के बेटे दीपक के साथ तय कर दिया था, हुकुम ने कहा। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। यह एक वादा था जो मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त से किया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह वादा निभाया जाए। मेरे मरने के बाद तुम दीपक से शादी कर लेना। पापा, अभी आप ऐसी बातें मत करिए, चंदा ने कहा। आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हुकुम ने अपनी बेटी और पत्नी को देखा, फिर अपने दोस्त काशी को। उसकी आंखों में प्यार और विनती झलक रही थी। वादा करो चंदा, वादा करो कि तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी। चंदा रो पड़ी। हाँ पापा, मैं वादा करती हूँ। हुकुम ने संतोष की सांस ली और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। काशी चिल्लाया, हुकुम, मेरे भाई। लेकिन हुकुम ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली थी। पूरे गांव में मातम छा गया। हर कोई हुकुम से प्यार करता था और उसके जाने का दुख सभी को था। लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और घर पर शोक मनाया गया। कुछ दिन बीते और चंदा की माँ ने उसे उसके पिता का वचन याद दिलाया। बेटा, तेरे पिता ने मरने से पहले तुझसे कहा था कि काशी के बेटे दीपक से शादी कर लेना। अब हमें उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। चंदा ने अपनी माँ से विनती की। माँ, मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। पापा नहीं रहे, इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने जीवन के इतने बड़े फैसले में अपनी इच्छा न रखूं। बेटा, उसकी माँ ने समझाया,
तेरे पिता और काशीनाथ बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उनकी शादी होगी। अगर तूने शादी नहीं की तो तेरे पिता की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। चंदा ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। वह जानती थी कि दीपक एक अच्छा लड़का है, लेकिन वह उसे प्यार नहीं करती थी। उसके सपने अलग थे। वह शहर जाकर पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे हर रोज उसके पिता का वादा याद दिलाती रही। तेरे पिता ने मरते वक्त तुझसे वादा लिया था बेटा, क्या तू अपने मरते हुए पिता का वादा तोड़ेगी? आखिरकार चंदा ने हार मान ली। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उनके अंतिम वचन को टालना उसके लिए संभव नहीं था। वह दुखी मन से दीपक से शादी करने को तैयार हो गई। शादी का दिन आ गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। रंग बिरंगी साड़ियाँ और चमकदार पगड़ियाँ हर तरफ नजर आ रही थी। घोड़ी पर सवार दीपक अपनी बारात के साथ चंदा के घर पहुंचा। चंदा लाल रंग की शादी की पोशाक में सजी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वह रात भर रोई हो। बेटा मुस्कुरा दे, उसकी माँ ने समझाया। लोग क्या कहेंगे? आज तेरी शादी का दिन है। चंदा ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान टिक नहीं पाई। वह अपने पिता के वादे को निभाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रही थी। शादी की रस्में पूरी हुईं और चंदा दीपक की पत्नी बन गई। उसने अपने ससुराल के लिए विदा ली, अपनी माँ को अंतिम बार गले लगाया और आंसुओं के साथ अपने पुराने घर को अलविदा कहा। दीपक के घर पहुंचकर चंदा को एक और झटका लगा। उसे पता चला कि उसके ससुराल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दीपक का परिवार कर्ज में डूबा हुआ था और उनका घर भी जर्जर अवस्था में था। मुझे माफ करना चंदा, दीपक ने शर्मिंदगी से कहा। मैं तुम्हें वैसी सुख सुविधाएं नहीं दे पाऊंगा जैसी तुम्हारे पिता के घर में थी। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। चंदा ने अपने पति को देखा। वह देख सकती थी कि दीपक एक अच्छा इंसान है, बस परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं हैं। कोई बात नहीं दीपक जी, उसने कहा, मैं आपके साथ हर सुख दुख में साथ निभाऊंगी। कुछ दिन बीते और चंदा धीरे धीरे दीपक के परिवार में घुलने मिलने लगी। वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर खाना बनाती। दीपक खेतों में काम करने जाता और शाम को थकाहारा घर लौटता। एक दिन जब चंदा घर के आंगन में कपड़े धो रही थी, एक आदमी उनके घर के सामने आकर रुका। उसके साथ दो और आदमी थे जो उसके नौकर लग रहे थे। अरे ओ दीपक, उस आदमी ने जोर से आवाज लगाई, जरा बाहर तो निकल। चंदा ने देखा कि वह आदमी भारी भरकम था। उसके कपड़े महंगे थे और उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी चमक रही थी। वह किसी अमीर आदमी जैसा लग रहा था। मेरे पति इस वक्त घर पर नहीं है, चंदा ने बाहर आकर कहा। वे खेतों में गए हुए हैं। आप कौन हैं और क्या काम है उनसे? आदमी ने चंदा को देखा और मुस्कुराया। ओहो, तो तुम दीपक की नई बीवी हो। मैंने सुना था कि वह एक सुंदर लड़की से शादी करके लाया है, मगर इतनी खूबसूरत होगी यह नहीं जानता था। चंदा असहज महसूस करने लगी। मेरे पति इस वक्त घर पर नहीं हैं। उसने फिर से कहा, आप शाम को आइए और जो भी काम हो उन्हें बताइए। मैं तो तुम्हारा ही चेहरा देखने आया था नई दुल्हन। आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं धनीराम हूँ, इस इलाके का सबसे बड़ा सेठ। तुम्हारे पति मुझसे कर्ज लेते हैं। चंदा समझ गई कि यह वही धनीराम है जिसके बारे में दीपक ने उसे बताया था। एक ऐसा आदमी जो गरीब किसानों को कर्ज देता है और फिर उनसे ज्यादा ब्याज वसूलता है। दीपक से बोल देना कि मैं आया था, धनीराम ने कहा। अब मैं चलता हूँ। वैसे मुझे खुशी है कि वह इतनी खूबसूरत बीवी लेकर आया है। धनीराम वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी बातों ने चंदा को परेशान कर दिया। शाम को जब दीपक घर लौटा तो चंदा ने उसे पूरी बात बताई। दीपक का चेहरा उतर गया। धनीराम एक बहुत ही घटिया इंसान है चंदा। जो भी अच्छी चीज देखता है उसे हड़पना चाहता है। लेकिन मैंने उससे कर्ज लिया है, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता। कितना कर्ज है आपके ऊपर? चंदा ने पूछा। दीपक ने सिर झुकाकर कहा,
हमारे ऊपर 5 लाख का कर्ज है। एक बार माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और हमारे पास पैसे नहीं थे। तब हमने अपना खेत धनीराम के पास गिरवी रखा था। उस वक्त उसने हमें 4 लाख रुपए दिए थे और आज बढ़ते बढ़ते वह रकम 5 लाख हो चुकी है। चंदा हैरान रह गई। 5 लाख, यह तो बहुत ज्यादा है। और अब तक आपने उसका कितना पैसा चुका दिया है? मैं और मेरे पिता ने मिलकर 8 लाख चुका दिए हैं, दीपक ने कहा। मगर वह इतना ज्यादा ब्याज लेता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर्ज कभी पूरा चुका पाऊंगा। 8 लाख चुका दिए और फिर भी 5 लाख बाकी हैं? चंदा ने आश्चर्य से पूछा। यह कैसे हो सकता है? आपने कितना ब्याज तय किया था? मैं नहीं जानता चंदा, दीपक ने कहा। मेरे पिता ने सब तय किया था। मैं तो बस उसकी किस्तें भरता जा रहा हूँ। और आपका भाई? चंदा ने पूछा। वह आपकी मदद नहीं करता, दीपक ने दुखी होकर कहा। मेरा छोटा भाई तरुण जुआ खेलता है, वह कभी खेतों में काम नहीं करता। मैं ही अकेला इस परिवार का बोझ उठा रहा हूँ। आप उसे क्यों नहीं समझाते? चंदा ने कहा। अगर वह आपका हाथ बंटाए तो आपका कर्ज जल्दी चुक सकता है। मेरा भाई पहले ऐसा नहीं था, दीपक ने कहा। वह बहुत मेहनती था, मगर जब से हमारा खेत गिरवी रखा गया तब से ही वह जुआ खेलने लगा। वह मेरी तरह दूसरों के खेतों में काम नहीं कर सकता। उसका मानना है कि जब अपना खेत ही नहीं रहा तो दूसरों के खेत में मजदूरी क्यों करें? चंदा ने दीपक के हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं समझती हूँ दीपक जी, लेकिन हमें इस कर्ज से छुटकारा पाना होगा, वरना हमारी पूरी जिंदगी इसी तरह बीत जाएगी। जो भी हम कमाते हैं उसका आधा पैसा धनीराम के ब्याज में चला जाता है और कर्ज का मूलधन उतना ही बना रहता है। चंदा ने बहुत सोचा कि आखिर इस धनीराम से छुटकारा कैसे पाया जाए। वह एक बेईमान आदमी था जिसकी नजर सिर्फ पैसों पर थी और अब शायद चंदा पर भी। कर्ज की रकम कभी कम नहीं होती थी और हर महीने उसका ब्याज बढ़ता ही जाता था। तब चंदा के दिमाग में एक उपाय सूझा। शाम को जब दीपक काम करके लौटा तब उसने अपने देवर तरुण को भी घर पर आने के लिए कहा। क्या बात है भाभी? तरुण ने पूछा। आपने मुझे बुलाया? हाँ तरुण, चंदा ने कहा। मैं तुम दोनों से एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। हमारे ऊपर धनीराम का कर्ज है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो हम इस कर्ज से कभी नहीं उबर पाएंगे। तो क्या करे चंदा? दीपक ने पूछा। आप दोनों को मिलकर काम करना होगा, चंदा ने कहा। नहीं तो कभी भी धनीराम का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। दीपक जी, आप अकेले इतना बोझ नहीं उठा सकते, तरुण ने नाराजगी से कहा। मैं बहुत मेहनत करता था लेकिन अपने खेत पर, मैं किसी और के खेत पर काम नहीं कर सकता। मैं समझ सकती हूँ कि अपने खेतों को खोने का दुख क्या होता है, चंदा ने धैर्य से कहा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम तीनों मेरी माँ के गांव चलें और उनके खेत जोतें। इससे हमें ज्यादा फायदा होगा और धनीराम का कर्ज जल्दी चुक जाएगा। तरुण ने अपनी भाभी को देखा, फिर नजरें जमीन पर गड़ा दी। खेत चाहे किसी का भी हो, वह मेरा नहीं है इसलिए मैं उस पर काम नहीं करूँगा। चंदा और दीपक ने तरुण को बहुत समझाया, उसे बताया कि यह उनके परिवार के भविष्य का सवाल है, लेकिन तरुण नहीं माना। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा कि वह सिर्फ अपने खेतों पर ही काम करेगा, किसी और के खेतों पर नहीं। हारकर दीपक ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है चंदा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ के गांव जाकर हम अपना कर्ज चुका सकते हैं तो हम दोनों चलते हैं। तरुण यहीं रहेगा और घर की देखभाल करेगा। इस प्रकार दीपक और चंदा अपना सामान बांधकर चंदा की माँ के गांव की ओर चल पड़े। तरुण घर में अकेला रह गया, जुए की लत में डूबा हुआ। चंदा की माँ का गांव उनके गांव से 20 किलोमीटर दूर था। यह एक छोटा सा गांव था जहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती-बाड़ी करते थे। चंदा की माँ के पास 5 एकड़ जमीन थी जो उनके पति हुकुम ने छोड़ी थी। जब चंदा और दीपक वहाँ पहुँचे तो चंदा की माँ उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। आओ बेटा, आओ दीपक, तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। चंदा ने अपनी माँ को गले लगाया। माँ, हम यहाँ कुछ समय रहने आए हैं। हम आपके खेतों पर काम करना चाहते हैं ताकि कुछ पैसे कमा सकें। चंदा की माँ ने अपनी बेटी और दामाद को प्यार से देखा।
बेटा मेरे खेत तुम्हारे ही तो हैं। तुम्हारे पिता ने इन्हें तुम्हारे लिए ही संभाल कर रखा था। तुम जैसे चाहो इन्हें जोतो और फसल उगाओ। दीपक और चंदा ने चंदा की माँ के खेतों पर काम करना शुरू कर दिया। दीपक सुबह जल्दी उठता, खेतों में जाता और शाम तक मेहनत करता। चंदा भी उसका साथ देती और दोनों मिलकर फसल उगाते। उनकी अथक मेहनत के कारण खेतों में अच्छी फसल हुई। इस बार उन्होंने गेहूं और चावल की फसल उगाई, जिसे अच्छे दामों पर बाजार में बेचा। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी और वे पैसे बचाने लगे। एक दिन जब वे दोनों खेत में काम कर रहे थे, दीपक ने कहा, चंदा तुम्हारा विचार सही था। यहाँ आकर हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अब मुझे लगता है कि हम धनीराम का कर्ज जल्द ही चुका पाएंगे। चंदा ने मुस्कुराकर अपने पति को देखा। हाँ दीपक जी, हम दोनों की मेहनत रंग ला रही है, लेकिन मुझे तरुण की चिंता होती है। पता नहीं वह कैसा है और क्या कर रहा है। दीपक ने एक लंबी सांस ली। मुझे भी उसकी फिक्र है चंदा। वह मेरा छोटा भाई है और मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा है और मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। शायद हमें एक बार उससे मिलने जाना चाहिए, चंदा ने सुझाव दिया। हाँ तुम ठीक कहती हो चंदा, दीपक ने कहा। अगले हफ्ते हम उससे मिलने चलेंगे। लेकिन उनकी योजना से पहले ही तरुण खुद उनके पास आ गया। एक सुबह जब चंदा घर के आंगन में कपड़े धो रही थी, उसने देखा कि तरुण दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा था। दीपक जी, दीपक जी, चंदा ने जोर से आवाज लगाई। देखिए तरुण आ रहा है। दीपक खेत से दौड़ता हुआ आया और दोनों ने तरुण का स्वागत किया। तरुण की हालत काफी खराब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर दुबला हो गया था और आंखों के नीचे काले घेरे थे। तरुण मेरे भाई, दीपक ने उसे गले लगाया। यह तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। तरुण की आंखों में आंसू आ गए। भैया मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी और भाभी की बात मान लेनी चाहिए थी। मैं बहुत गलत था। क्या हुआ तरुण? चंदा ने पूछा। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तरुण ने अपनी आंखें पोंछी और कहा, जब आप दोनों चले गए तो मैं और ज्यादा जुआ खेलने लगा। मैंने बहुत पैसे हार दिए और कर्ज में डूब गया। फिर एक दिन धनीराम हमारे घर आया। धनीराम? दीपक ने चिंता से पूछा। उसने क्या किया? उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ हो भैया। तरुण ने बताया। जब मैंने उसे बताया कि तुम भाभी के साथ उनके ससुराल गए हो तो वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि तुम अपना कर्ज नहीं चुकाना चाहते, इसीलिए भाग गए हो। चंदा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। यह झूठ है। हम कर्ज से भागने नहीं आए हैं। हम यहाँ पैसे कमाने आए हैं ताकि उसका कर्ज चुका सकें। मैंने भी उसे यही बताया भाभी, तरुण ने कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने अपने आदमियों से मेरी पिटाई करवा दी और कहा कि अगर अगले महीने तक कर्ज नहीं चुकाया तो वह हमारा घर भी ले लेगा। दीपक ने क्रोध से अपनी मुट्ठियां भींच ली। धनीराम, वह हद से ज्यादा बढ़ चुका है। हम उसका कर्ज जरूर चुकाएंगे, लेकिन उसके तरीके बिल्कुल गलत हैं। तरुण ने अपने भाई के हाथ पकड़ लिए। भैया मैं समझ चुका हूँ कि मेहनत से ही पैसा आता है और जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मैं आपके साथ मिलकर मेहनत करूंगा और उस सेठ का कर्ज चुकाऊंगा। दीपक और चंदा को अपने देवर में आए इस बदलाव को देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने उसे अपने साथ रहने के लिए कहा और अगले दिन से तरुण भी उनके साथ खेतों में काम करने लगा। अब तीनों मिलकर मेहनत करने लगे और उनकी आमदनी और भी बढ़ गई। तरुण भी मेहनती निकला और उसने खेती का अधिकतर काम जल्दी ही अपने जिम्मे ले लिया। चंदा की माँ भी उन्हें हर संभव मदद करती रही। धीरे धीरे उनकी परिस्थितियाँ सुधरने लगी। 5 महीने बीत गए और उन्होंने काफी पैसे जमा कर लिए। चंदा ने अपनी माँ से बात की। माँ, हमने अब तक 50,000 रुपए जमा कर लिए हैं। मैं सोच रही हूँ क्या हम इन पैसों से धनीराम का कुछ कर्ज चुका सकते हैं। चंदा की माँ ने अपनी बेटी को प्यार से देखा। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। जब तुम्हारी शादी हुई तो मैंने सोचा था कि धीरे धीरे अपने सारे गहने तुम्हें दे दूंगी, लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ कि तुम और दीपक इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं अपने गहने अभी ही तुम्हें देना चाहती हूँ।
तुम इन्हें बेचकर धनीराम का कर्ज चुका सकते हो। चंदा ने अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए। नहीं माँ, आपके गहने आपकी निशानी है, मैं उन्हें बेचने नहीं दूंगी। बेटा, माँ ने समझाया, ये गहने मैंने तुम्हारे लिए ही संभाल कर रखे थे और अगर इनसे तुम अपना कर्ज चुका सकती हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चंदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, आप बहुत अच्छी हो। चंदा ने अपने पति और देवर से इस बारे में बात की। दीपक पहले तो नहीं माना, लेकिन फिर चंदा की माँ ने उसे समझाया और आखिरकार वह राजी हो गया। चंदा की माँ ने अपने सारे गहने चंदा को दे दिए और चंदा उन्हें लेकर गांव के सबसे बड़े सेठ सोहनलाल के पास गई। सेठ जी, मैं अपने ये गहने बेचना चाहती हूँ। चंदा ने गहने सेठ के सामने रखते हुए कहा। सेठ सोहनलाल ने गहनों को ध्यान से देखा। ये तो बहुत पुराने और कीमती गहने हैं बेटी, तुम इन्हें क्यों बेचना चाहती हो? चंदा ने धीरे से कहा। हमारे ऊपर कर्ज है सेठ जी, हम उसे चुकाना चाहते हैं। सेठ सोहनलाल ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। तुम किसके कर्जदार हो बेटी? धनीराम के, चंदा ने बताया। सोहनलाल का चेहरा गंभीर हो गया। धनीराम, वह तो बहुत बेईमान आदमी है। वह गरीब किसानों को कर्ज देता है और फिर उनसे दोगुना ब्याज वसूलता है। हाँ सेठ जी, चंदा ने कहा, इसीलिए हम उसका कर्ज जल्द से जल्द चुकाना चाहते हैं। क्या आप मेरे ये गहने खरीदेंगे? सेठ सोहनलाल ने गहनों को फिर से देखा। ये गहने कम से कम 50,000 रुपए के हैं बेटी, लेकिन मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूँ। तुम इन्हें बेचने के बजाय मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम्हारे पास पैसे हों तब इन्हें वापस ले लेना। चंदा ने सोचा, यह अच्छा विचार है। इस तरह उसकी माँ के गहने पूरी तरह हाथ से नहीं जाएंगे। ठीक है सेठ जी, उसने कहा, मैं गहने आपके पास गिरवी रख देती हूँ। सेठ सोहनलाल ने चंदा को 50,000 रुपए दिए और कहा, जब तुम चाहो इन्हें वापस ले जा सकती हो, मैं इन पर कोई ब्याज नहीं लूंगा। चंदा ने सेठ को धन्यवाद दिया और पैसे लेकर घर लौट आई। अब उनके पास कुल 1 लाख रुपए हो गए थे। 50,000 जो उन्होंने जमा किए थे और 50,000 जो गहनों के बदले मिले थे। अब हम धनीराम को एक किश्त दे सकते हैं, दीपक ने कहा। कम से कम इससे वह हमें परेशान करना बंद करेगा। लेकिन चंदा ने एक और सुझाव दिया, क्यों न हम अभी धनीराम से मिले ही नहीं? हम पैसे जमा करते रहें और जब पूरी रकम हो जाए तब एक साथ सारा कर्ज चुका दें। दीपक ने अपनी पत्नी की बात पर विचार किया। यह अच्छा विचार है चंदा। अगर हम धनीराम को थोड़े थोड़े पैसे देते रहेंगे तो वह हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहेगा, लेकिन अगर हम एक साथ सारा कर्ज चुका दें तो वह हमें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। इस प्रकार वे तीनों अपनी मेहनत जारी रखते रहे और पैसे जमा करते रहे। 6 महीने बीत गए और उन्होंने 3 लाख रुपए और जोड़ लिए। अब उनके पास कुल 4 लाख रुपए हो गए थे। अब हमें धनीराम से मिलना चाहिए, दीपक ने कहा। हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं और हम उसका कर्ज चुका सकते हैं। चंदा ने अपने पति का समर्थन किया। हाँ दीपक जी, अब समय आ गया है कि हम धनीराम का सामना करें और अपना कर्ज चुका दें। तरुण भी इस बात से सहमत था। उसके चेहरे पर अब वही मुस्कान लौट आई थी जो पहले हुआ करती थी, आत्मविश्वास और मेहनत से भरी। लेकिन एक बात, चंदा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि सेठ सोहनलाल भी हमारे साथ चलें। वे धनीराम को जानते हैं और अगर कोई गड़बड़ हुई तो वे हमारी मदद कर सकते हैं। दीपक और तरुण इस बात से सहमत थे। उन्होंने सेठ सोहनलाल से बात की और वे भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। इस प्रकार वे सब अपने गांव की ओर चल पड़े ताकि धनीराम का कर्ज चुका सकें और अपने परिवार को उसके चंगुल से आजाद करा सकें। धनीराम के घर के सामने एक बड़ा सा आंगन था जहां वह अपने कर्जदारों से मिलता था। उस दिन जब दीपक, चंदा, तरुण और सेठ सोहनलाल वहां पहुंचे तब वह आंगन में एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने कई किसान खड़े थे जो अपना कर्ज चुकाने आए थे। अरे देखो कौन आया है, धनीराम ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने दीपक को देखा। हमारा भगोड़ा कर्जदार। क्यों दीपक अपनी बीवी को लेकर भाग गए थे और अब वापस आ गए? दीपक ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, हम भागे नहीं थे धनीराम जी।
हम पैसे कमाने गए थे ताकि आपका कर्ज चुका सकें। धनीराम ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। अच्छा तो पैसे कमा लिए, कैसे हो दीपक? मुझे उम्मीद है मेरा सारा पैसा आज मिल जाएगा। तभी उसकी नजर सेठ सोहनलाल पर पड़ी जो दीपक के साथ खड़े थे। अरे सेठ सोहनलाल जी, उसने हैरानी से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सोहनलाल ने गंभीरता से कहा, मैं यहाँ इन लोगों का हिसाब किताब समझने के लिए आया हूँ धनीराम। ये लोग तो बेचारे किसान हैं, कर्ज और ब्याज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। जो तुम बता देते हो वही मान लेते हैं। तो बताओ इन लोगों पर कितना कर्ज बाकी है? धनीराम का चेहरा एकदम उतर गया। वह अपने आसपास देखने लगा जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। अरे क्या हुआ सेठ जी? दीपक ने पूछा। आपको याद नहीं कि हम लोगों पर कितना कर्ज है? आप तो हमेशा कहते हैं कि हम पर 5 लाख का कर्ज है। हाँ हाँ सही कह रहे हो दीपक, धनीराम ने जल्दी से कहा। 4 लाख, पूरे 4 लाख हैं। 4 लाख या 5 लाख? सोहनलाल ने सवाल किया। जरा ठीक से बताओ धनीराम। 4 लाख। हाँ 4 लाख, धनीराम ने हकलाते हुए कहा। क्या मैं जरा इन लोगों का खाता देख सकता हूँ? सोहनलाल ने पूछा। धनीराम का चेहरा और भी पीला पड़ गया। आपको इनके मामले में पड़ने की क्या जरूरत है सोहनलाल जी? ये मेरे कर्जदार हैं और मैं इनसे जो चाहूँ वसूल सकता हूँ। सोहनलाल की आंखों में क्रोध की चिंगारी भड़क उठी। सीधी तरह से बता दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो तुम जानते हो कि मेरी पहुंच कितनी ऊपर तक है। अगर मैंने दूसरा तरीका अपनाया और तुम्हारे हिसाब में गड़बड़ी मिली तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। धनीराम के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। नन्ही सेठ जी, मैं आपको इन लोगों का खाता दिखा देता हूँ। उसने जल्दी से अपने घर से खाता निकाला और सोहनलाल को दिखा दिया। सोहनलाल ने एक कागज और कलम मंगवाया और उस पर हिसाब लगाना शुरू किया। तुम इन लोगों से कितना ब्याज लेते हो धनीराम? सोहनलाल ने पूछा। 12% सेठ जी, धनीराम ने जवाब दिया। जानता हूँ थोड़ा ज्यादा है मगर मैं भी क्या कर सकता हूँ, बाजार में तो यही रेट चलता है। सोहनलाल ने धनीराम को गुस्से से देखा। बात यह नहीं है कि तुम ज्यादा ब्याज लेते हो, बात यह है कि तुम अपने हिसाब में गड़बड़ करते हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं सेठ जी, धनीराम ने डरते हुए कहा। सोहनलाल ने अपना हिसाब पूरा किया और फिर धनीराम को घूरते हुए कहा, इस हिसाब के मुताबिक दीपक को तुम्हें सिर्फ 80,000 रुपए देने हैं और तुम इन लोगों से 4 लाख मांग रहे हो। बोलो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? धनीराम का चेहरा पसीने से तर हो गया। नन्ही सेठ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझसे हिसाब में गलती हो गई होगी। दीपक, चंदा और तरुण आश्चर्य से यह सब देख रहे थे। इतने सालों से धनीराम उन्हें धोखा दे रहा था। इसे 80,000 दे दो दीपक, सोहनलाल ने कहा, और आज से तुम इसके कर्ज से मुक्त हो जाओगे। दीपक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और धनीराम को दे दिए। धनीराम ने कांपते हाथों से पैसे लिए और दीपक का खाता बंद कर दिया। और सुन धनीराम, सोहनलाल ने कड़े स्वर में कहा, अगर फिर कभी तुमने किसी किसान को धोखा दिया या उनसे ज्यादा ब्याज वसूला तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, समझे? धनीराम ने डरते हुए सिर हिलाया और वहां से भाग गया। दीपक, चंदा और तरुण तीनों ने सेठ सोहनलाल का शुक्रिया अदा किया। आप हमारे लिए भगवान बनकर आए सेठ जी, दीपक ने कहा। यह सेठ धनीराम हम लोगों को कई सालों से परेशान कर रहा था। अगर आप न होते तो हम अपनी पूरी जिंदगी उसका कर्ज चुकाते रहते। सोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया मेरा नहीं बल्कि अपनी पत्नी चंदा का करो दीपक। इसी की सूझबूझ से आज यह सब मुमकिन हो पाया है। दीपक ने अपनी पत्नी को प्यार से देखा। मैं जानता हूँ मेरी पत्नी बहुत समझदार है, नहीं तो आज भी हमें जलील होना पड़ता। चंदा ने शर्माते हुए कहा, यह सब हम तीनों की मेहनत का फल है दीपक जी, और सेठ सोहनलाल की मदद के बिना हम धनीराम के चंगुल से कभी नहीं निकल पाते। अब हमारे पास 3,20,000 रुपए बच गए हैं। दीपक ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बीवी के गहने मुझे वापस कर दें सेठ जी।
सोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर मैं काफी खुश हुआ दीपक, इसीलिए मैं तुम्हारे गहनों पर ब्याज नहीं लूंगा। तुम अपने गहने उसी कीमत पर वापस ले जा सकते हो जितने पर तुमने गिरवी रखे थे। दीपक ने गहनों के 50,000 रुपए सोहनलाल को दिए और चंदा के गहने वापस ले लिए। अब उनके पास 2.5 लाख रुपए बच गए थे, जिससे वे एक नया जीवन शुरू कर सकते थे। हमारे पास अब कुछ पैसे हैं, दीपक ने अपनी पत्नी और भाई से कहा। मैं सोच रहा हूँ क्यों न हम अपना खेत वापस खरीद लें या फिर कोई नया खेत ले लें। यह बहुत अच्छा विचार है भैया, तरुण ने कहा। हम फिर से अपनी खेती करेंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। चंदा ने अपने पति का हाथ थामा। हम जो भी करेंगे साथ मिलकर करेंगे दीपक जी, और मुझे विश्वास है हम सफल होंगे। दीपक ने अपनी पत्नी और भाई को गले लगाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह अब कर्ज के बोझ से मुक्त था और उसके पास एक नई शुरुआत करने का मौका था। 1 साल बीत गया। दीपक, चंदा और तरुण ने अपने पुराने गांव में एक नया खेत खरीद लिया था, जो उनके पहले वाले खेत से भी बड़ा था। उन्होंने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली थी और अब वह पहले से ज्यादा सुंदर और आरामदायक लग रहा था। तरुण ने अपनी जुए की आदत पूरी तरह छोड़ दी थी और अब पूरी मेहनत से खेती करता था। दीपक और तरुण दोनों मिलकर खेतों की देखभाल करते, जबकि चंदा घर संभालती और खेतों में भी मदद करती। एक शाम जब तीनों घर के आंगन में बैठे थे तो चंदा ने कहा, दीपक जी, मैं सोच रही थी कि क्यों न हम अपनी खेती को और विस्तार दें। मैंने सुना है कि आजकल कई नई तकनीकें आ गई हैं, जिनसे फसल दोगुनी हो सकती है। दीपक ने अपनी पत्नी को देखा। यह बहुत अच्छा विचार है चंदा, लेकिन इसके लिए हमें ज्ञान और प्रशिक्षण की जरूरत होगी। मैं शहर जाकर कृषि प्रशिक्षण ले सकता हूँ भैया, तरुण ने उत्साह से कहा। वहाँ एक कृषि केंद्र है जहाँ किसानों को नई तकनीकें सिखाई जाती हैं। यह बहुत अच्छा रहेगा तरुण, चंदा ने कहा। तुम जाओ और सीखो, फिर हम सबको सिखाना। तरुण अगले ही हफ्ते शहर गया और कृषि प्रशिक्षण केंद्र में दाखिला ले लिया। वहाँ उसने 3 महीने तक प्रशिक्षण लिया और फिर नए ज्ञान और तकनीकों के साथ वापस आया। भैया भाभी, तरुण ने उत्साहित होकर बताया, मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब हम अपनी फसल को दोगुना कर सकते हैं और कम पानी में भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसने उन्हें नई नई तकनीकें बताईं, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और फसल चक्र। दीपक और चंदा ध्यान से सुनते रहे और फिर इन तकनीकों को अपने खेतों में लागू करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनकी फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी होने लगी और उनकी आमदनी भी बढ़ गई। अब वे न सिर्फ अपने परिवार का पेट भर रहे थे बल्कि बचत भी कर रहे थे। एक दिन सेठ सोहनलाल उनके घर आए। कैसे हो दीपक, कैसी चल रही है तुम्हारी खेती बाड़ी? बहुत अच्छी सेठ जी, दीपक ने खुशी से बताया। तरुण शहर से नई नई तकनीकें सीख कर आया है और अब हमारी फसल पहले से दोगुनी हो गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है, सोहनलाल ने कहा। मैं तुम्हें एक और खुशखबरी देने आया हूँ। मेरे कुछ कारोबारी दोस्त अच्छी क्वालिटी का अनाज खरीदना चाहते हैं और वे इसके अच्छे दाम भी देंगे। क्या तुम अपना अनाज उन्हें बेचना चाहोगे? दीपक की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल सेठ जी, हमारा अनाज बहुत अच्छी क्वालिटी का है और अगर हमें अच्छे दाम मिलेंगे तो हम जरूर बेचेंगे, सोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, फिर मैं अपने दोस्तों को तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा। वे खुद आकर अनाज देखेंगे और दाम तय करेंगे। कुछ दिनों बाद शहर के कुछ व्यापारी दीपक के यहाँ आए। उन्होंने उसका अनाज देखा और उसकी गुणवत्ता से बहुत प्रभावित हुए। यह अनाज तो बहुत अच्छा है, एक व्यापारी ने कहा। हम इसके अच्छे दाम देंगे और अगर तुम हर साल हमें इतना ही अच्छा अनाज दो तो हम तुम्हारे स्थायी ग्राहक बन जाएंगे। इस प्रकार दीपक और उसके परिवार को एक स्थायी बाजार मिल गया जहां वे अपना अनाज अच्छे दामों पर बेच सकते थे। उनकी आमदनी और भी बढ़ गई और वे आर्थिक रूप से मजबूत होते गए। अब दीपक और चंदा का जीवन खुशियों से भर गया था।
जिस चंदा ने कभी अपनी शादी को एक बोझ समझा था, वह अब अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही थी। उसने अपने पिता के वादे को निभाया था और उसे उसका फल भी मिला था। एक दिन जब चंदा अपनी माँ से मिलने गई तो उसने उनसे कहा, माँ, जब पापा ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं दीपक से शादी करूं, तब मैं बहुत नाराज थी। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी और मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। दीपक बहुत अच्छे इंसान हैं और हमारा परिवार बहुत खुशहाल है। चंदा की माँ ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। तेरे पापा जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं बेटा। उन्होंने तेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचा था। हाँ माँ, चंदा ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे खुशी है कि मैंने उनके वादे को निभाया। इधर दीपक और तरुण की मेहनत और लगन ने उनके परिवार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। अब वे गांव के सबसे सम्मानित और सफल किसान बन चुके थे और अन्य किसान भी उनसे सलाह लेने आते थे। धनीराम, जिसने एक समय उन्हें धोखा दिया था, अब अपने किए पर पछता रहा था। सेठ सोहनलाल की धमकी के बाद उसे अपना व्यवहार बदलना पड़ा था और अब वह कम ब्याज पर कर्ज देने लगा था। कुछ सालों बाद दीपक और चंदा के घर एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने हुकुम सिंह रखा, चंदा के पिता के नाम पर। इससे चंदा को बहुत खुशी हुई और उसे लगा जैसे उसके पिता फिर से उसके साथ आ गए हों। इस प्रकार एक वादे से शुरू हुई यह कहानी एक खुशहाल परिवार के रूप में परिणत हुई। दीपक और चंदा ने साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे का साथ देने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। उनकी कहानी गांव में एक मिसाल बन गई कि कैसे एक वादे को निभाकर और अपने कर्तव्यों को पूरा करके एक नया सवेरा लाया जा सकता है। और यही वह सबक था जो हुकुम और काशी की दोस्ती ने अपने बच्चों को दिया था। वादे निभाना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, जिसमें विश्वास, प्रेम और समर्पण का संगम होता है, और इसी संगम से जीवन की सच्ची खुशियां मिलती हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि वादों को निभाना, मेहनत करना और कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारना सफलता की कुंजी है। इसीलिए हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगली कहानी। सुंदर नगर, जैसा कि नाम से ही झलकता था, एक छोटा सा परंतु रमणीय गांव था। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, खेतों की सुगंध और लोगों की सादगी मन को मोह लेती थी। इसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें लोग प्यार से गुरु कहकर पुकारते थे। गुरु की प्रतिभा और विवेक की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी सोच इतनी अनोखी थी कि कई बार लोग उनकी सलाह सुनकर पहले तो चौंक जाते, परंतु जब उस पर अमल करते तो उनकी समस्या का समाधान स्वयं ही निकल आता। गुरु की झोंपड़ी गांव के बीचों बीच एक पीपल के पेड़ के नीचे थी। वहां एक चबूतरा बना हुआ था जहां वे अक्सर बैठे रहते और आने वालों की समस्याएं सुनते। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसमें ज्ञान का प्रकाश और अनुभव की गहराई झलकती थी। एक गर्मी की दोपहर में जब सूरज आसमान में तपा रहा था और पीपल की छाया में गुरु अपनी लकड़ी की चारपाई पर लेटे थे, एक व्यक्ति हाफता वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। गुरु ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, आओ प्रेमपाल, कैसे हो? इतने बरसों बाद याद आई हमारी। प्रेमपाल ने झुककर प्रणाम किया और बोला, जय राम जी की गुरु भाई, आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपके आशीर्वाद से ही तो जीवन चल रहा है। गुरु ने उसे बैठने का इशारा किया और पूछा, कहो क्या बात है? चेहरे पर चिंता की परछाई क्यों है? प्रेमपाल ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों को मलते हुए बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। अब तो आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गुरु ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, बताओ क्या परेशानी है? प्रेमपाल ने अपना गमछा गर्दन से उतारते हुए कहा, गुरुजी, मेरा घर बहुत छोटा है। मेरी पत्नी, 3 बच्चे और मैं, 5 लोग एक कमरे में रहते हैं। जगह इतनी कम है कि रात को सोते समय एक दूसरे पर पैर रखना पड़ता है। बच्चों को खेलने की जगह नहीं, पत्नी को चूल्हा जलाने की जगह नहीं
और मुझे बैठकर सोचने की जगह नहीं। ऐसे में हम सब तनाव में रहते हैं, झगड़े होते हैं और शांति नाम की कोई चीज घर में नहीं है। उसने एक पल रुककर आंखें पोंछी और फिर कहा, बड़ा घर लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। धान की खेती से इतना ही कमा पाता हूँ कि 2 जून की रोटी चल जाए। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? गुरु ने प्रेमपाल की बात ध्यान से सुनी, थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा यह बताओ तुम्हारे पास कितनी मुर्गियां हैं? प्रेमपाल चौंक गया। उसने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, जी यही कोई 10 मुर्गियां हैं, पर इससे मेरी समस्या का क्या संबंध? गुरु मुस्कुराए। और वे कहाँ रहती हैं? अरे घर के पिछवाड़े में छोटा सा बाड़ा बना रखा है, वहीं रहती हैं। प्रेमपाल ने उत्तर दिया। गुरु ने गंभीर होकर कहा, सुनो प्रेमपाल, आज से तुम उन सभी मुर्गियों को अपने घर के अंदर ही रखना। यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। प्रेमपाल के चेहरे पर अविश्वास और आश्चर्य का भाव आया। उसने हकलाते हुए कहा, क्या कहा आपने? मुर्गियों को घर के अंदर? गुरुजी आप मजाक तो नहीं कर रहे? भला कोई मुर्गियों को घर के अंदर रखता है क्या? गुरु ने शांत स्वर में कहा, प्रेमपाल तुम मेरे पास अपनी समस्या का समाधान पाने आए हो और मैं वही बता रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, बिना किसी सवाल के। प्रेमपाल को गुरु की बात हजम नहीं हुई, परंतु उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूँगा, परंतु इससे क्या मेरी समस्या का हल वाकई निकल आएगा? गुरु ने आश्वस्त करते हुए कहा, मुझ पर विश्वास रखो प्रेमपाल, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। उस शाम जब प्रेमपाल अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी रमा ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ? गुरुजी ने क्या सलाह दी? प्रेमपाल ने सिर खुजलाते हुए कहा, रमा तुम नहीं मानोगी, गुरुजी ने कहा है कि हमें सारी मुर्गियों को घर के अंदर रखना है। रमा का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या तुम पागल हो गए हो? मुर्गियों को घर में, और वो भी 10 मुर्गियां? उनकी गंदगी, शोर और फिर हमारे बच्चे, नहीं यह बिल्कुल नामुमकिन है। प्रेमपाल ने हताशा से कहा, मैं भी यही सोच रहा था, परंतु गुरुजी ने कहा कि अगर समस्या का समाधान चाहिए तो उनकी बात माननी होगी। रमा ने गुस्से से कहा, तुम और तुम्हारे गुरुजी, अच्छा ठीक है, करो जो करना है, पर याद रखो इस घर में पहले से ही जगह की कमी है और अब यह मुर्गियां। फिर भी प्रेमपाल ने सारी मुर्गियों को घर के अंदर ला दिया। पहली रात ही भयानक थी। मुर्गियां इधर उधर भागती, शोर मचाती और हर जगह गंदगी फैलाती रहीं। बच्चे डर के मारे रोते रहे और रमा पूरी रात प्रेमपाल को कोसती रही। अगली सुबह प्रेमपाल बदहवास सा गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी आपकी सलाह ने तो मेरी जिंदगी और भी मुश्किल कर दी है। मुर्गियां पूरी रात शोर मचाती रहीं, बच्चे सो नहीं पाए और मेरी पत्नी, वह तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। गुरु ने शांति से पूछा, तुम्हारे पास बकरियां भी हैं, है ना? प्रेमपाल हैरान रह गया। जी हाँ, 4 बकरियां हैं, पर आप? गुरु ने बात काटते हुए कहा, अब तुम अपनी बकरियों को भी घर के अंदर ले आओ। प्रेमपाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या, बकरियों को भी? गुरुजी आप तो मेरी जान लेकर ही मानेंगे। गुरु ने गंभीरता से कहा, प्रेमपाल तुम मेरे पास समाधान के लिए आए हो और मैं वही दे रहा हूँ। जाओ, जैसा मैंने कहा वैसा करो। जब प्रेमपाल ने रमा को बताया कि अब बकरियों को भी घर में लाना है तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? पहले ही इन मुर्गियों ने घर को नर्क बना दिया है और अब बकरियां? तुम और तुम्हारे गुरु दोनों पागल हो गए हो। प्रेमपाल ने विनती के स्वर में कहा, रमा बस कुछ दिनों की बात है। गुरुजी ने कहा है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। समाधान? यह समाधान है या सजा? रमा ने रोते हुए कहा। फिर भी प्रेमपाल बकरियों को घर में ले आया। अब घर में हालात और भी बदतर हो गए। मुर्गियां बकरियों से डरकर इधर उधर भागती, बकरियां घर के सामान को चबाती रहती और बच्चे डर के मारे माँ के पल्लू से चिपके रहते। रात को सोना तो दूर, बैठने की भी जगह नहीं बची थी। 3 दिन बाद प्रेमपाल फिर गुरु के पास गया। इस बार वह बिल्कुल टूट चुका था। गुरुजी, उसने हताश स्वर में कहा, अब तो रहम करो। मेरा घर अब एक घर नहीं बल्कि चिड़िया घर बन गया है।
मुर्गियाँ, बकरियाँ और हम सब एक साथ। न खाना बनाने की जगह है न सोने की। मेरी पत्नी रात दिन रोती रहती है और बच्चे बीमार पड़ गए हैं। गुरु ने पूछा, तुम्हारे पास गधा भी है ना? प्रेमपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। गधा? आप कह क्या रहे हैं? गधे को भी घर में लाऊं? अरे वह तो दरवाजे से अंदर ही नहीं आएगा। गुरु ने हंसते हुए कहा, कोशिश तो करो, हो सकता है वह तुमसे ज्यादा समझदार निकले। प्रेमपाल किसी तरह गधे को घर में लाने में सफल हो गया। अब घर में चारों तरफ अराजकता थी। मुर्गियाँ, बकरियाँ, गधा और इंसान सभी एक छोटे से कमरे में। गधे के रेंगने की आवाज, बकरियों के मिमियाने की आवाज और मुर्गियों के कुकड़ुकू की आवाज से पूरा मोहल्ला परेशान हो गया था। रमा अब बिल्कुल चुप हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। बच्चे भी अब किसी तरह इस नई परिस्थिति के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। 5 दिन बाद प्रेमपाल एक बार फिर गुरु के पास गया। इस बार वह गुस्से से भरा हुआ था। गुरुजी, उसने कड़े स्वर में कहा, आपने मेरे साथ मजाक किया है। मैं आपके पास समाधान मांगने आया था और आपने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। मेरा घर अब घर नहीं, एक जानवरों का बाड़ा बन गया है। मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती, बच्चे बीमार हैं और पड़ोसी मुझे पागल समझते हैं। मैं ही पागल था जो आपके पास आया। गुरु ने शांति से कहा, प्रेमपाल अब एक आखिरी सलाह और, आज जाकर सभी जानवरों को घर से बाहर निकाल दो। प्रेमपाल ठिठक गया। क्या? इतना ही? बस इतना ही करना था? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बस इतना ही। उस शाम प्रेमपाल ने सभी जानवरों को घर से बाहर निकाल दिया। मुर्गियाँ फिर से अपने बाड़े में, बकरियां अपने बाड़े में और गधा अपने ठिकाने पर। घर एकदम खाली और शांत हो गया। रमा ने घर को साफ सुथरा किया, धूप दिखाई और फिर से व्यवस्थित किया। जब शाम को परिवार एक साथ बैठा तो एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। प्रेमपाल ने घर के चारों कोनों को देखा और बोला, अरे यह घर तो काफी बड़ा लग रहा है। रमा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब तो कमरे में इतनी जगह है कि हम सब आराम से बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। बच्चे भी खुशी से इधर उधर दौड़ने लगे। पूरा परिवार इस नए अनुभव से चकित था। अगले दिन प्रेमपाल फिर गुरु के पास गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गुरुजी, उसने प्रणाम करते हुए कहा, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने जो सिखाया वह अद्भुत है। आज मेरा घर मुझे पहले से कहीं बड़ा लग रहा है। हम सब बहुत खुश हैं। गुरु ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, प्रेमपाल, कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हमारे पास जो है वह कितना मूल्यवान है। जब तुमने जानवरों को घर में रखा तो तुम्हें लगा कि घर छोटा है, परंतु जब वे चले गए तो वही घर बड़ा लगने लगा। असल में घर वही है, बस तुम्हारा नजरिया बदल गया है। प्रेमपाल की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी, आपने मुझे जीवन का एक बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं समझ गया हूँ कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। सुंदर नगर से कुछ दूर शहर की ओर एक छोटी सी बस्ती थी जिसे लोग धोबी घाट के नाम से जानते थे। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग धोबी का काम करते थे। लोगों के कपड़े धोते, सुखाते और इस्त्री करके लौटाते। इसी बस्ती में रहता था मंगलू, एक मेहनती और ईमानदार धोबी। उसके घर में पत्नी शीला और 2 छोटे बच्चे थे। मंगलू हर सुबह अपने गधे वीरू के साथ शहर जाता, लोगों के घरों से कपड़े लाता, नदी में धोता और शाम को वापस पहुंचा देता। वीरू उसका सबसे करीबी साथी था जो हर वक्त उसका बोझ उठाता और बिना शिकायत के साथ निभाता। परंतु पिछले कुछ समय से मंगलू परेशान था। शहर के लोग अब कपड़े धोने के लिए मशीनें खरीद रहे थे, जिससे उसका काम कम होता जा रहा था। धीरे धीरे उसके ग्राहक कम होते गए और उसकी आय घटती गई। गर्मियों के मौसम में मंगलू अपने रिश्तेदार की शादी में सुंदर नगर आया। यह कई सालों बाद था कि वह अपने गांव लौटा था। शादी में उसके चाचा ने उसे गांव के प्रसिद्ध गुरु से मिलवाया। बेटा, चाचा ने कहा, यह हमारे गांव के गुरु हैं, बड़े ज्ञानी और समझदार हैं। लोग दूर दूर से इनके पास समस्याएं लेकर आते हैं। गुरु ने मंगलू को ध्यान से देखा और पूछा, तो बेटा कैसी चल रही है जिंदगी? शहर में धोबी का काम कैसा चल रहा है?
मंगलू ने उदास होकर कहा, जी गुरुजी, पहले तो धंधा अच्छा चलता था, लेकिन अब लोग कपड़े धोने वाली मशीन खरीद रहे हैं, जिससे हम जैसे धोबियों का काम दिन ब दिन कम होता जा रहा है। गुरु ने सहानुभूति से कहा, बेटा, हर समस्या का समाधान होता है, तुम चिंता मत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देगा। मंगलू ने सिर झुकाकर कहा, जी गुरुजी, आपकी बात सच है, परंतु कभी जरूरत पड़े तो आपके दरवाजे पर आऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा द्वार हमेशा खुला है बेटा। शादी समाप्त होने के बाद मंगलू शहर लौट आया, परंतु उसकी चिंताएं कम नहीं हुईं। धीरे धीरे उसका काम और कम होता गया और घर चलाना मुश्किल होने लगा। एक शाम जब वह थकाहारा घर लौटा तो शीला ने चिंतित होकर कहा, सुनो, अब इस तरह घर नहीं चल सकता। हर महीने हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं। क्यों न तुम कोई दूसरा काम ढूंढ लो। मंगलू ने झुंझलाकर कहा, आसान है कहना, लेकिन करना। मैंने जिंदगी भर धोबी का ही काम किया है, दूसरा काम कैसे करूं? न पैसा है न अनुभव। शीला ने धैर्य से कहा, तो फिर कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? शहर में बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके यहाँ कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। मंगलू कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, तुम ठीक कहती हो। करोड़ी मल सेठ के यहाँ कई तरह के काम होते हैं, कल सुबह मैं उनके यहाँ जाऊंगा। अगली सुबह मंगलू करोड़ी मल सेठ की विशाल हवेली पर पहुंचा। सेठ शहर के सबसे धनी व्यापारी थे, जिनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। मंगलू ने विनम्रता से सेठ को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। सेठ ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, मंगलू, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ईमानदार आदमी हो। मेरे यहाँ माल की ढुलाई का काम खाली है, तुम चाहो तो यह काम कर सकते हो। मंगलू की आंखों में चमक आ गई। सेठ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूँगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, परंतु इस काम के लिए तुम्हें कोई सवारी चाहिए होगी, माल कभी कभी भारी होता है। मंगलू ने खुशी से कहा, सेठ जी, मेरे पास मेरा गधा वीरू है, वह मेरा साथी है और बड़ा वफादार है, वह सारा बोझ उठा लेगा। इस तरह मंगलू सेठ करोड़ी मल के यहाँ नौकरी पर लग गया। हर दिन वह वीरू के साथ सेठ के गोदाम से माल लेकर दुकानों तक पहुँचाता। काम मेहनत का था, परंतु पैसा अच्छा मिलता था और मंगलू खुश था। कुछ हफ्तों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। मंगलू अपना काम पूरी ईमानदारी से करता और सेठ भी उससे संतुष्ट थे। परंतु धीरे धीरे एक नई समस्या सामने आने लगी। सेठ ने मंगलू को अक्सर नमक की बोरियां एक दुकान से दूसरी दुकान तक पहुंचाने का काम सौंपा था। इसके लिए मंगलू को नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन मंगलू ने वीरू पर 2 भारी बोरियां लादी और नदी की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था और वीरू थका हुआ था। नदी में पहुंचते ही प्यास से बेहाल वीरू ने पानी पीने के लिए नदी में पैर रख दिया। मंगलू ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अरे बेवकूफ, यह क्या कर रहा है? नमक भीग जाएगा। परंतु तब तक देर हो चुकी थी। वीरू पानी में उतर चुका था और नमक की बोरियां भीग गई थी। नमक पानी में घुलने लगा और वीरू की पीठ पर का बोझ हल्का होने लगा। वीरू ने महसूस किया कि पानी में उतरने से उसका बोझ कम हो गया है। उसके दिमाग में एक बात आई, अगर वह हर बार नदी में उतरेगा तो उसका बोझ हल्का हो जाएगा। अगले दिन जब मंगलू फिर नमक की बोरियां लेकर निकला तो वीरू जानबूझकर फिर नदी में उतर गया। फिर से नमक घुल गया और बोझ हल्का हो गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर बार जब मंगलू नमक लेकर निकलता, वीरू नदी में उतर जाता और नमक घुल जाता। इससे सेठ को नुकसान होता और मंगलू परेशान होता। एक दिन सेठ ने मंगलू को अपने पास बुलाया और गुस्से से कहा, मंगलू, यह क्या हो रहा है? पिछले कई दिनों से नमक की ढुलाई में गड़बड़ हो रही है। माल कम पहुंच रहा है और नुकसान हो रहा है। क्या चल रहा है यह सब? मंगलू ने डरते डरते कहा, सेठ जी, मेरा गधा वीरू बड़ा होशियार हो गया है। वह जानबूझकर नदी में उतरता है, जिससे नमक पानी में घुल जाता है और उसका बोझ हल्का हो जाता है। सेठ ने कड़े स्वर में कहा, तो इसका हल निकालो। मैंने तुम्हें ईमानदारी के कारण रखा था और अगर यह नुकसान होता रहा तो मुझे तुम्हें निकालना पड़ेगा।
मंगलू की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, मैं कोशिश करता हूँ, परंतु वीरू बड़ा जिद्दी हो गया है। मैं उसे कितना भी रोकूं, वह नदी में उतरता ही है। सेठ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अपने गधे को संभालो मंगलू, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उस शाम मंगलू ने गुस्से में आकर वीरू की खूब पिटाई की। वह इतना गुस्सा था कि उसने वीरू को दाना पानी भी नहीं दिया। रात को भूखा प्यासा वीरू अपने बाड़े में पड़ा सोच रहा था, यह मंगलू भी कैसा मालिक है। मैंने इतने सालों से इसका बोझ उठाया और आज थोड़ी चालाकी दिखाई तो इतनी पिटाई कर दी। इसे समझ नहीं आता कि मैं भी थक जाता हूँ। नदी में उतरने से बोझ हल्का हो जाता है, इसमें गलत क्या है। और आज तो दाना पानी भी नहीं दिया। बस अब बहुत हो गया, मैं अपनी इस चालाकी से ही इसे सबक सिखाऊंगा। दूसरे दिन भी मंगलू वीरू के साथ कठोरता से पेश आया। वीरू और भी ज्यादा जिद्दी हो गया। टूटे हुए मंगलू ने अपनी पत्नी शीला से इस समस्या के बारे में बात की। शीला ने सुझाव दिया, क्यों न तुम गांव जाकर गुरु से सलाह लो। तुमने ही बताया था कि वे बड़े ज्ञानी हैं और हर समस्या का समाधान जानते हैं। मंगलू की आंखों में आशा की किरण जगी। हाँ, यह अच्छा विचार है। मैं कल ही सुंदर नगर जाऊंगा और गुरु से मिलूंगा। अगले दिन मंगलू सुंदर नगर पहुंचा और सीधे गुरु के पास गया। गुरु ने उसे देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आओ मंगलू, कैसे हो? लगता है कोई समस्या है। मंगलू ने गुरु को प्रणाम किया और अपनी सारी समस्या विस्तार से बताई। कैसे वीरू नदी में उतरकर नमक को घुला देता है, कैसे सेठ नाराज है और कैसे उसकी नौकरी खतरे में है। गुरु ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान सरल है। एक काम करो, वापस जाकर वीरू की पीठ पर रुई की बोरी बांध दो और फिर नदी से गुजरो। मंगलू चौंक गया। रुई की बोरी? परंतु उससे क्या होगा गुरुजी? गुरु ने शांति से कहा, जाओ, जैसा मैंने कहा वैसा करो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मंगलू शहर लौट आया और अगले दिन सेठ से रुई की बोरी मांगी। सेठ ने भी उसकी बात मान ली। मंगलू ने रुई की बोरी वीरू की पीठ पर लादी और नदी की ओर चल पड़ा। वीरू खुश था। आज का बोझ हल्का लग रहा था और मालिक ने उसके साथ अच्छा व्यवहार भी किया था। नदी के पास पहुंचते ही वीरू ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार नदी में प्रवेश किया। उसने खूब पानी पिया और आराम से नदी में घूमता रहा। परंतु जैसे ही वह बाहर निकला, उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर का बोझ पहले से कई गुना ज्यादा हो गया है। रुई पानी को सोख चुकी थी और बोरी भारी हो गई थी। वीरू हैरान रह गया, यह क्या? जादुई नदी ने तो मेरा बोझ बढ़ा दिया। नमक का बोझ हल्का हो जाता था, परंतु यह तो और भारी हो गया। वीरू के पैर लड़खड़ाने लगे। उसे अब चलना भी मुश्किल हो रहा था। मंगलू ने डंडा उठाकर वीरू को आगे बढ़ने का इशारा किया और कहा, चल अब चल, आज तेरी सारी चालाकी का जवाब मिल गया। तू मुझे हर दिन परेशान करता था, सेठ का नमक बर्बाद करता था। आज तुझे पता चला कि हर चाल का जवाब होता है। वीरू को अब समझ आ गया था कि उसकी चालाकी का नतीजा क्या हुआ है। जो नदी उसका बोझ हल्का किया करती थी, आज उसी नदी ने उसका बोझ बढ़ा दिया था। उस दिन के बाद वीरू ने कभी भी जानबूझकर नदी में प्रवेश नहीं किया। वह फिर से वफादार और आज्ञाकारी गधा बन गया। मंगलू का काम फिर से अच्छा चलने लगा और सेठ भी खुश हो गए। कुछ महीनों बाद मंगलू एक बार फिर सुंदर नगर गया और गुरु से मिला। गुरुजी, उसने प्रणाम करते हुए कहा, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सलाह ने मेरी नौकरी बचा ली और वीरू भी अब बहुत अच्छे से काम करता है। गुरु ने हंसते हुए कहा, बेटा, कभी कभी समस्या का समाधान बहुत सरल होता है। जिस प्रकार वीरू ने नमक और पानी के स्वभाव का फायदा उठाया, उसी प्रकार हमने रुई और पानी के स्वभाव का फायदा उठाया। जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे ढूंढने की कला आनी चाहिए। मंगलू ने गुरु के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुजी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। अब मैं जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ।
इन दोनों कहानियों से हमें सीख मिलती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है और कई बार वह समाधान हमारे सामने ही होता है, बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। गुरु ने अपनी बुद्धिमत्ता से प्रेमपाल को संतोष का महत्व और मंगलू को समझदारी से समस्या का समाधान करना सिखाया। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि जीवन में धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। धन्यवाद।